संपन्न व्यक्ति के ही सारे कार्य पूरे होते चले जाते हैं, और जो दुर्बल वर्ग है या निर्बल नागरिक है उसके कार्य नहीं होते। अतः इसका खंडन भी प्लेटो करता है। तीसरा जो सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत में प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही काम सौंपे जाए कि जिसमें उनको दक्षता हासिल हो, और इस प्रकार से ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जाए कि जनता सुखी रहे, राज्य सबल हो। कार्य कारण सिद्धांत का जो समर्थक है वो ग्लाउकन का कहना है कि न्याय एक कृत्रिम और बनावटी वस्तु है, बनावटी चीज है। न्याय एक कृत्रिम और बनावटी चीज है। तो प्लेटो ये कहता है कि न्याय कृत्रिम और बनावटी वस्तु नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के मन की आवाज है, नागरिकों के अंतःकरण की आवाज है कि नागरिकों को उनके अपने कार्यों को ईमानदारी से करना चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों ही सिद्धांत, पहला परंपरागत सिद्धांत, दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत, और तीसरा है कार्य कारण सिद्धांत, तीनों ही सिद्धांतों के समर्थकों के विचारकों का प्लेटो खंडन करता है और एक नई व्याख्या करता है, और इस प्रकार से न्याय को एक नए ढंग से परिभाषित करता है। अब हम आगे देखेंगे कि प्लेटो के विचार में न्याय क्या है। न्याय को सही अर्थों में समझाने के लिए, सही ढंग से समझाने के लिए प्लेटो ने राज्य में 4 बातें बताई हैं, राज्य के 3 वर्ग बताए हैं, राज्य के 3 वर्ग बताए हैं, और मानव आत्मा के गुणों से इसको जोड़ दिया है। प्लेटो कहता है कि मानवीयता में, मानव मन में या मानव की आत्मा में 4 विशेषताएं, 4 गुण होते हैं। यानी स्वाभाविक रूप से मानव मन में, मानव अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं। पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम, और चौथा न्याय। और प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग बताए हैं, पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। अब यहाँ पर प्लेटो ने मानव मन के या मानव के 4 गुण बताए हैं, पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम, चौथा न्याय। और राज्य के 3 वर्ग बताए हैं, पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। प्लेटो कहता है कि मानव आत्मा के ये चारों गुण राज्य में पाए जाते हैं। मानव आत्मा की ये जो 4 गुण वो राज्यों में पाए जाते हैं, राज्यों में उपस्थित रहते हैं, राज्यों में परिलक्षित होते हैं। वो कैसे? तो प्लेटो कहता है कि मानव आत्मा को जो प्रथम गुण है विवेक, वो पहले वर्ग यानी शासक वर्ग में पाया जाता है। दूसरा गुण है साहस, वो दूसरे वर्ग यानी सैनिक वर्ग में पाया जाता है। राज्य का जो तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, जो मानव आत्मा का जो तीसरा गुण है संयम, वो उत्पादक वर्ग में पाया जाता है। यानी कि जो विवेक है वो शासक वर्ग में पाया जाता है, साहस या शक्ति जो वो सैनिक वर्ग में पाया जाता है, संयम या धीरज वो उत्पादक वर्ग में पाया जाता है। तो मानव आत्मा के 4 गुण ये तीन और जो मानव आत्मा के जो 3 गुण है वो 3 वर्ग में पाए जाते हैं। अब मानव आत्मा का जो चौथा गुण है न्याय, ये न्याय कहाँ पाया जाता है? तो प्लेटो ये कहता है यह न्याय उन नागरिकों के मन में पाया जाता है जो उस राज्य में निवास करते हैं। इस प्रकार से प्लेटो ने मानव आत्मा के 4 गुण बताए हैं और राज्य के 3 वर्गों में 3 गुणों का विद्यमानता बताई है, और जो चौथा गुण न्याय है
उसका स्थान कहाँ बताया, उसका निवास स्थान कहाँ बताया है? उस नागरिकों के मन में जो उस राज्य में निवास करते हैं। इस प्रकार से प्लेटो ने अपनी न्याय की व्याख्या की है। अब ये न्याय की व्याख्या के बाद, विभिन्न परिभाषाओं के बाद हमें न्याय की कुछ विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं, तो जिनको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला है नैतिक सिद्धांत। वास्तव में अभी तक की जो व्याख्या हमने पढ़ी और या बताई, उसमें प्लेटो के अनुसार न्याय एक नैतिक सिद्धांत है। न्याय नैतिक सिद्धांत क्या क्यों है? क्योंकि हमने मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेटो क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करे, वही न्याय है। उदाहरण के लिए मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने स्टूडेंट को सही पढ़ाना है, ईमानदारी से पढ़ाना है, तभी मैं पढ़ा पाऊँगी अच्छे से। जैसे कि एक चिकित्सक को लगता है कि समाज के लोगों का चिकित्सा अच्छे से करना है। एक किसान को की आत्मा में ये होता है या अंतःकरण में ये बात आती है कि उसको सही अनाज उगा के समाज के लोगों को देना है। इसी प्रकार जैसे छात्रों को लगता है, विद्यार्थी को लगता है कि इसको अपना अध्ययन अच्छे से करना है, अध्ययन कार्य अच्छे से करना है। तो ये अंतःकरण की बात होती है कि कोई व्यक्ति अपने काम को कितने अच्छे ढंग से करता है, तो उसके ये अंतःकरण की बात है। तो इस प्रकार से व्यक्ति चाहे उस नागरिक के मन में हो कि उसको जो काम समाज के द्वारा निर्धारित है, मिला हुआ है, या जो उसको काम करने से जो उसका कर्तव्य है, उसको ईमानदारी से करे, तभी वहाँ पर न्याय है। ये एक नैतिक सिद्धांत है। दूसरा जो बिंदु है, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। तो न्याय जीवन का आंतरिक तत्व है। तो वो जो बात मैंने अभी बताई, वो बात यहाँ भी लागू होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ये लगना चाहिए कि मुझे अपने का चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, वो कोई बात नहीं है। समाज में तो सभी काम का अपना अलग महत्व है। और जैसे कि शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है और सभी अंगों का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य है, और एक अंग में दर्द होने से या खराब होने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। वैसे अगर समाज में कोई एक वर्ग अपना काम ना करे या ढंग से ना करे, या एक वर्ग एक कार्य या एक वर्ग खत्म हो जाए, तो वहाँ पर असंतुलन की स्थिति आ जाती है। अतः समाज में सभी वर्गों को और सभी व्यक्ति को संतुलन बनाते हुए अपना कार्य करते रहना चाहिए, तभी आदर्श समाज की, आदर्श राज्य की स्थापना होती है। तीसरा जो बिंदु है, वो कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत मतलब यहाँ पर कार्य की दक्षता से है। प्लेटो ये कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें कि उसे दक्षता हासिल हासिल हो, विशिष्टता हासिल हो। जैसे हम वर्तमान समय में देखते हैं कि एक डॉक्टर है, वो शिक्षकीय कार्य भी कर रहा है। एक कोई दूसरा कार्य करने वाला व्यक्ति अनाज भी उगा रहा है। अनाज उगाने वाला व्यक्ति कुछ और दूसरा कार्य कर रहा है। तो उस ज़माने में भी, उस समय, उस काल में भी प्लेटो ये देखता था कि व्यक्ति वो सारे कार्य कर रहा है अपने कार्य को छोड़ के। जो कार्य उसको समाज से मिला हुआ है या उस वास्तव में जो कार्य उसको अच्छे से बनता है, अच्छे से आता है, उस कार्य को तो करता है या नहीं करता है, पर हाँ, वो अन्य सारे कार्य करता है। इसमें क्या है, समाज में अराजकता थी उस समय। तो प्लेटो ने यही संदेश दिया, यही बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो एक ही कार्य करे, परंतु जो कार्य कर रहा है उसको दक्षता से करे, ताकि समाज में अराजकता की स्थिति ना हो और समाज मजबूत हो और उस व्यक्ति के द्वारा किए हुए कार्य का फायदा या लाभ समाज को मिले। चौथा जो बिंदु है, अति व्यक्तिवाद का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत। अति व्यक्तिवाद का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत। अति व्यक्तिवाद का विरोधी मतलब ये है कि व्यक्ति को मैं और मेरा, अपने को महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। समाज में एकता कैसे स्थापित होगी? जब व्यक्ति समाज के बारे में सोचेगा। तो उस समय के ना, जैसे आज की स्थिति हम देखते हैं, कई तो देशभक्त हैं, पर कई व्यक्ति देश से ऊपर अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने वर्ग के बारे में सोचते हैं, अपनी जाति के बारे में। उस समय भी वही स्थिति थी।
तो इस कारण उसने कहा कि व्यक्ति को अपने बारे में सोचने से ज़्यादा समाज के बारे में सोचना चाहिए, तभी समाज में शांति स्थापित होगी, समाज में एकता स्थापित होगी। और जिस प्रकार से सावयव एकता का सिद्धांत मतलब जिस प्रकार से मानव जीवन के जो मानव